हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद हमने सेकंड यूनिट शुरू की थी और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने की थी और उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास और बची है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है तब वह तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका साइज जितना भी हो सकता है। यदि उसको आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब उसको छोटा ऑब्जेक्ट कब माना जाएगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट की जो उसकी डायमेंशंस हैं, यदि वो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यह यहाँ से यहाँ चला जाता है और ये देखिए इसका जो साइज है वो ऐसे निकालिए कि ये जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर की है और यहाँ से यहाँ जाता है और ये डिस्टेंस है 10⁵ किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस, इतने किलोमीटर। तो अब इसकी जो डिस्टेंस मूव्ड है और यह इसका साइज है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यदि ये डिफरेंस इतना है कि वी कैन नेगलेक्ट दी, हम इसके साइज को नज़रअंदाज कर सकते हैं इसके द्वारा तय की गई दूरी के सामने, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी point object if its dimensions ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस मीन्स उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस, ये सब डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की, एटसेट्रा ETC। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा यदि उसकी डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल, एज कंपेयर टू इट्स as compared to distance covered by it। yes, यदि ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी से कंपैरिजन किया जाए और उसका साइज उसके सामने ना के बराबर हो तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत छोटा ऑब्जेक्ट। जैसे हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक रोटेट है, वैसे तो रोटेट बहुत बड़ा होता है, पर यदि वो मून पर जाता है, अब ये देखिए मून की और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हम अपने रोटेट को क्या मान सकते हैं? अब रोटेट का साइज कितना हो रहा है? 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, अब कहाँ 3,85,000। तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया जाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो हम पार्टिकल भी बोल सकते हैं उसको। यस, पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर एक पार्टिकल है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, पर यदि उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी डायमेंशन से बहुत ज़्यादा हो तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोल जाते हैं। हमारा जो बॉडी है वो एक पार्टिकल बोली जाएगी। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन में हमारा पहला मोशन है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन।
ट्रांसलेटरी मोशन। अभी देखिए इसने ना दो मोशन अलग अलग दो नाम हैं, पर दोनों एक में ही दिखाए हैं उसने, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अब वो कहता है कि ऑब्जेक्ट को आपने दो तरह से कंसीडर करना है। कैसे? एक बार तो आपने मानना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक पार्टिकल है, हमारा ऑब्जेक्ट है एक पार्टिकल है, और यदि ये पार्टिकल सीधी लाइन में चलता है, ये पार्टिकल सीधी लाइन में चलता है, तो हमारा मोशन बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। हमारा मोशन बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन in which a particle, a point mass object, is moving along a straight line path. Rectilinear motion is that motion in which a point mass is moving along a straight line path। यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह स्ट्रेट लाइन पर चलता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? पॉइंट मास का होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? पॉइंट मास का होना चाहिए। तब तो हम उस मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब वो कहता है यदि हमारा ऑब्जेक्ट एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मीन्स एक ठोस एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उसमें जो आपने ये पॉइंट मास नहीं लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्टों से मिलके बनी है, जैसे ये बॉडी बनी है, ये हमारा डस्टर है, ये लीजिए ये हमारा डस्टर है, ये रिजिड बॉडी है और इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स बनाता हूं। अब यदि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है ऐसे, देखिए यदि ऑब्जेक्ट है एक और वो भी पार्टिकल है, पॉइंट मास है, वो सीधी लाइन में चलता है तो रेक्टिलिनियर मोशन, और यदि ये रिजिड बॉडी सीधी लाइन में चलती है तो वह कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन। एक बॉडी है, अब की बार रिजिड बॉडी है, लेकिन उसने बोला है कि उसमें होना चाहिए, उसकी एक कंडीशन है, क्या कि उसके सारे, अब यदि बॉडी बनी है तो अब बॉडी बनी है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि उसको बनाया किन पार्टिकल ने है, वो पार्टिकल बोले जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह मोशन करते हैं कि वो दिए गए समय में समान ही दूरी तय करते हैं। अब ये देखिए क्या हुआ कि जैसे ही डस्टर हमने यहां से यहां ले गया तो इसके ये वाले पार्टिकल यहां चले गए, यहां वाले पार्टिकल यहां चले गए, यहां वाले यहां चले गए, तो फिर पूरा ही डस्टर यहां से वहां चला गया। हर ऑब्जेक्ट, हर पॉइंट ऑब्जेक्ट का इसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। यदि सिर्फ सिंगल पार्टिकल है और वह सीधी रेखा में जाता है तब तो वह हमारा ट्रांसलेटरी रेक्टिलिनियर मोशन, और यदि बॉडी में बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं और वो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट सीधी ही लाइन में चलते हैं तब हमारा हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन को हम लिखते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन in which a body is moving in such a way that all the constituent particles move simultaneously। लिखते हैं इसको, ट्रांसलेटरी मोशन is that motion
in which all the constituent in which translatory motion is that motion in which a body is moving, a body is moving in such a way that all its constituents उसके सारे, वह बॉडी का मोशन ऐसे है कि उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव करते हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ मूव करते हैं, मूव साइमल्टेनियसली, साथ साथ, simultaneously. Translatory motion is that motion in which a body is moving in such a way that कि हमारी बॉडी इस तरह मूव करती है कि उसके सारे all the constituent particle move simultaneously along a parallel straight line. Lines and covers equal distance in a given time, in a given time. अब हमारा पहला मोशन जो हमने डिस्कस किया वो था रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। अब उसने बताया कि यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है वह सीधी लाइन में चलता है तो रेक्टिलिनियर मोशन है, और यदि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है वो सीधी लाइन में चलती है तो कौन सा है, ट्रांसलेटरी मोशन है। और सीधी लाइन में भी चलते हुए उसने बोला है कि ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी इज मूविंग इन सच ए वे दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली, कि उसके जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो साइमल्टेनियसली मूव करते हैं अलोंग पैरेलल लाइंस। ये रही, ये पैरेलल लाइंस है, सारी पैरेलल लाइंस ऐसे मूव करती हैं और दिए गए इन ए गिवन टाइम में वह समान दूरी तय करते हैं। यदि ये यहां से 5 सेंटीमीटर जाएगा तो जो फ्रंट पे जो डस्टर का पार्टिकल है वो भी 5 सेंटीमीटर जाएगा। पूरी बॉडी उतनी ही, जितने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वह सारे ही पैरेलल चलेंगे। अब मेरी बात समझे हो आप कि यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट सिंगल ही पॉइंट है और वह सीधी लाइन में चलता है तो ये हमारा कौन सा मोशन है, ये हमारा सीधा ही लाइन में चलने वाला मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन। यदि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो रेक्टिलिनियर नाम रख दिया, और यदि पूरी बॉडी सीधी रेखा में चलती है ऐसे, उससे पार्टिकल भी चल रहे हैं ऐसे, तो इसका नाम रख दिया ट्रांसलेटरी मोशन। बात एक ही है, ट्रांसलेटरी मोशन। ध्यान से देखिए, रेक्टिलिनियर जो मोशन है हमारा वह कौन सा मोशन है, वह सीधी रेखा में चलने वाला मोशन है। यदि हमारा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यदि हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है बॉडी, हमारी बॉडी एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है और हमने उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर यदि वो बॉडी चल रही है तब तो हमारा हुआ रेक्टिलिनियर मोशन। और यदि वही मोशन हमारा एक रिजिड बॉडी चलती है उसी तरह सीधी लाइन में, पैरेलल लाइन में उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चलते हैं, तो फिर क्या हुआ हमारे पास, कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन। बात एक ही है, यदि पॉइंट मास है तो उसको ट्रांसलेटरी का नाम दे दिया, और यदि पूरी बॉडी है तो उसका नाम रख दिया हमने
ट्रांसलेटरी रख दिया, रेक्टिलिनियर पॉइंट मास स्टेटस में, और यदि रिजिड बॉडी है तो वो ट्रांसलेटरी हो गया। और दूसरा है हमारा सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन। सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन, इसमें भी सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों एक ही हैं। यदि देखिए, यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह एक पॉइंट मास मान लिया जाए उसको, तब तो हमारा सर्कुलेटरी मोशन हो रहा, और यदि उसको रिजिड बॉडी मान लिया जाए तब वो हमारा रोटेटरी मोशन हो रहा। तब क्या हो रहा, वो हमारा रोटेटरी मोशन हो रहा। सर्कुलेटरी मोशन इज दैट मोशन in which a point object is moving on around a circle, is moving around a circle about a fixed point। तो लिखते हैं इसको, सर्कुलेटरी मोशन is that motion in which a point mass is moving around a circle about a fixed point about a fixed point called center of the circle। यस, अब देखिए मेरे पास है, एक दिन पहले भी हमने ये देखिए, अब ये यदि एक पॉइंट मास एक ऑब्जेक्ट है और वो इस सर्कल के चारों तरफ ऐसे मूव करता है, इस सर्कल के चारों तरफ ऐसे मूव करता है, और अबाउट ए, ये हमारे अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है और वो इसके चारों तरफ ऐसे एक सेंटर है और उस सेंटर से समान दूरी पर वो ऐसे मूव करता है, तो हमारा जो मोशन है वो हो जाता है सर्कुलेटरी मोशन। अब ये तो हुआ जब हमारा जो पार्टिकल है वो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, और यदि हमारा ऑब्जेक्ट एक रिजिड बॉडी हो, तब रिजिड बॉडी में अब रिजिड बॉडी में भी कैसे होगा, तो पहले ट्राई करते हैं कि हमारे पास ये रिजिड बॉडी है। अब जैसे रिजिड बॉडी है, अब हमारे पास जो सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन है एटी टाइप के हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है और वो सर्कल में घूम रहा है तो हमने नाम दे दिया सर्कुलेटरी मोशन, और यदि यही ऐसे ही सर्कल में कोई रिजिड बॉडी घूम रही है तो ये लीजिए, यस ये ग्लोब है मेरे पास। आप पहले ये मान लीजिए, ये देखिए यहाँ एक एक्सिस है जिसके चारों तरफ ये घूम रही है। ये पोजीशन ऐसे है इसकी कि ये एक डॉल है और इसमें से एक ऐसे एक वायर गई। यस, चलिए देखिए, अब इस रिजिड बॉडी के मोशन को देखते हैं। अब हमें नजर आ रहा है भाई ये रोटेशनल मोशन है। अभी देखिए उसने बॉल दिया है कि यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो सर्कुलेटरी, रिजिड बॉडी है तो वो क्या हो गया, रोटेटरी। तो ये रोटेटरी मोशन है। अब इस रोटेटरी मोशन के, इस रिजिड बॉडी के हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मोशन देखना है हमें। हमने यहां ऐसे
ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगाया हमने, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया और उसको ऐसे घुमाया हमने। अब ये देखिए ये कैसा वो टरेगा, रास्ता हो रहा है इसका रास्ता ऐसे हो रहा कि हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने माना और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे ही चल रहा है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हमने रिजिड बॉडी का, वो ऐसे ही चल रहा। यदि उससे कम रेडियस का लेता मैं उसी पॉइंट पर, वो ऐसे आता। जब वो घूम रहा है तो इसके सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सारे सर्कल बना रहे हैं। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वह सारे सर्कल बना रहे हैं। देखिए यहां वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी ऐसे घूमेगा, सर्कल बनाएगा, यहां वाला कॉन्स्टिट्यूएंट भी बनाएगा, और सबके सेंटर इस एक्सिस के ऊपर लाई करें। तो बॉडी का मोशन इस प्रकार कि उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सर्कल में घूमते रहें, और उन सब का जो सेंटर है वह किस पे आना चाहिए, एक्सिस पे आना चाहिए। और वो एक्सिस क्या कहलाएगी, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस क्या कहलाएगी, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और सर्कल कैसे हैं सारे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक, जिनका सेंटर एक ही होता है। ये देखिए इन सब का सेंटर एक है। जो यहां इस पोर्शन पे इस ऐसे जितने भी सर्कल बनेंगे वो सारे कॉन्सेंट्रिक होंगे। फिर उसके बाद इस यहां एक लाइन लगेगी, उसमें उस लाइन में भी बहुत सारे सर्कल हैं। पहले बड़ा सर्कल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर यहां अगले पॉइंट पे भी फिर बहुत सारे सर्कल हैं। अब वो देखिए यहां भी बहुत सारे सर्कल हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और वो सारे सर्कल यहां से देखो आप, ये छोटा सर्कल, फिर उसके ऊपर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, वो इस छोटे सर्कल के नीचे भी सर्कल है। ऐसे आपने ऐसे मान लेना है कि पहले छोटी चूड़ी है, फिर बड़ी चूड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। वो एक, अब वो चूड़ी की मोटाई कितनी है, बहुत थोड़ी मोटाई है उसकी। ये देखिए अब ये इसके अंदर भी चूड़ी है, इसके अंदर भी चूड़ी है, इसके बाहर भी चूड़ी, फिर और चूड़ी, ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। इन सब का सेंटर यहां है, जितने यहां, पर इससे तो पूरी फुटबॉल तैयार नहीं हो रही, ग्लोब तैयार नहीं हो रहा। ऐसे ही जैसे यहां है ऐसे ही यहां होंगे, ऐसे ही यहां होंगे, ऐसे ही यहां होंगे। तो सारे जितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं उन सबका सेंटर तो एक है, लेकिन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर है वह उस लाइन पर भी आएगा, इस लाइन पर भी आएगा, इस लाइन पर भी आएगा, जो लाइन इसके पार हो रही है। ये देखिए दोबारा, रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन in which all the constituent particle of the rigid body के सभी constituent particles moves simultaneously, वो साथ साथ मूव करते हैं along the concentric circle. All the constituent particles रोटेटरी मोशन समझना है। ये रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच a rigid body is moving in such a way that all of its constituent particles moves along the concentric circles
कि उसके सारे पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल के मूव कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के साथ मूव कर रहे हैं। और मूव्स, और एक वर्ड और छोड़ दिया हमने यहां, मूव्स साइमल्टेनियसली। ये सारा काम साथ साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली, मूव्स साइमल्टेनियसली along the concentric circles where center lie on a line, where whose center, where नहीं, whose center lie on a line called axis of rotation, called axis of rotation, called axis of rotation। अब इसी हमारा तीसरे टाइप का मोशन है हमारे पास ओसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड टाइप्स का जो मोशन है हमारा वो है ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास जो थर्ड टाइप का जो मोशन है वो है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास इस प्रकार का मोशन भी होता है। ये एक पार्टिकल है हमारे पास, यहाँ ये पार्टिकल ऐसे जाता है। चलिए पहले देखिए, आपने वॉल क्लॉक के नीचे एक पेंडुलम को हिलते हुए देखा होगा। वॉल क्लॉक के नीचे वो पेंडुलम ऐसे चलता रहता है। ड्राइंग रूम में जो वॉल क्लॉक लग रही है उसे देखिए आप, उसे नीचे, इसका मतलब ये हुआ कि वह ये उसकी इस तरह चलता है। वो एक बार इधर जाता है, दूसरी बार इधर जाता है, और इस प्रकार के मोशन में अब वह ये पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट पे आगे और पीछे चलता रहता है, आगे और पीछे चलता रहता है। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, या इसको बैक एंड फोर्थ भी बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो ही बोलते हैं। चलो टू एंड फ्रो ही, एक ही नाम लेते हैं, टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन मान ली हमने। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट इज टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है और इसके इर्द गिर्द इसके दोनों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है। इसे बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली। ऑसिलेटरी मोशन oscillatory motion is a motion in which a particle or a body object moves to and fro about a fixed point, about a fixed point। एक फिक्स्ड पॉइंट के दोनों तरफ टू एंड फ्रो करता रहता है, टू एंड फ्रो चलता रहता है। उस मोशन को क्या बोलते हैं हम? ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है कॉल्ड मीन पोजीशन,
called mean position. Oscillatory motion is that motion in which a particle or object moves to and fro about a fixed point repeatedly. रिपीट होता रहता है और ये in a definite interval of time. In a definite interval of time. टाइम के डेफिनेट इंटरवल में वह लगातार चलता रहता है. इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में वह लगातार चलता रहता है और इस प्रकार के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. और इस ऑसिलेटरी मोशन में एक चीज और हमने देखनी है कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मीन पोजीशन है. यस, इट इज द मीन पोजीशन. और यहां तक वो जाता है टू एंड फ्रो. और ये जो पोजीशन होती है, जो उधर वाली पोजीशन है, जहां तक ये लास्ट तक जाएगा, इसको बोले ने हम एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन. मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है. उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन. यदि हमारे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है. और यदि ये डिस्टेंस कम है कि ऑब्जेक्ट यहां से शुरू और यहां तक ही जाता है और यहां तक जाता है, अब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. तो यदि ऑसिलेटरी मोशन इस टाइप का है कि उसका एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, when the amplitude of the oscillatory motion is very small, then the oscillatory motion is called vibratory motion. When the amplitude of the oscillatory motion is very small, then oscillatory motion is called vibratory motion. वाइब्रेटरी मोशन. तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. पहला डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन था हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें हमने देखा था कि यदि हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो सीधा चलता है तो रेक्टिलिनियर मोशन है. यदि हमारी रिजिड बॉडी ऐसे चलती है तब वो ट्रांसलेटरी मोशन है. तब हमने देखा यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूमता है तो वो सर्कुलेटरी मोशन है. और पूरी बॉडी ऐसे घूमती है, पूरी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो ऐसे घूम जाती है, उसे सारे पार्टिकल सर्कल की फॉर्म में घूमते हैं, तब हमारे पास वो रोटेटरी मोशन होता है. और तीसरा मोशन हमने पढ़ा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट हमारा एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो घूमता है, टू एंड फ्रो चलता है, उसका मोशन ऐसे रहता है. और जो उसी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी, उस मोशन का एम्पलीट्यूड बोली जाती है. और यदि ये एम्पलीट्यूड बहुत थोड़ा होता है तो हमारा ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. और इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. और थैंक यू.